अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना दिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का आगाज़ आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो जनाब कर लीजिए, क्योंकि हम आ गए हैं अच्छा सा आगाज़ करने के लिए आज के दिन का आपके साथ। जनाब आपको पता है कि आज जुम्मा है, आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के दिन एक रिमाइंडर मैं आपको दिया करती हूँ, वो ये है कि जुम्मे की नमाज का खास एहतमाम करना है, कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। और आज के दिन कबूलियत की भी एक घड़ी होती है, तो जब दुआएं मांगे तो पूरी उम्मत मुसलमान को अपनी दुआओं में याद भी रखिएगा भरपूर तरीके से। कल हमने जो है वो सेलिब्रेशंस की, 78th बर्थडे था हमारे पाकिस्तान का, और इस बार का बर्थडे बड़ा ख़ास था, तो उसकी खुसूसी किस्म की सेलिब्रेशंस पूरे मुल्क में होती रही, बल्कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं पूरी दुनिया में वहाँ वहाँ सेलिब्रेशंस हुई और रात गए तक वो भी जारी रहीं और खूब इंजॉय किया। गली गली कूचा कूचा जो है ना वो सब जलाली परचमों की वहाँ बाहर दिखाई दे रही थी और हर कोई सेलिब्रेशंस में मसरूफ़ ही था। तो जनाब ये तो हो गया सेलिब्रेशंस का अहवाल जो आपके साथ शेयर किया। मौसम की ज़रा कुछ बात कर लेते हैं। मौसम की जो सूरत हाल है वो इस तरह से है कि लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में मॉनसून के 7वें स्पेल ने एंट्री दे दी है और पीडीएम ने पंजाब के मुताबिक 13 से 17 अगस्त के दौरान पंजाब के बालाई हिस्सों में मॉनसून बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि 18 से 21 अगस्त तक पंजाब के बेशतर मैदानी अजला में मॉनसून बारिशों की पेशगोई की गई है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं, कश्मीर, केपी और गिलगित बल्तिस्तान में ऑलरेडी जो तूफानी बारिशें उन्होंने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात में 19 जो कीमती जानें हैं वो चली गई हैं। और अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, तो जिला गांचे में पुल बह गया है, वहां से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। दीर लोयर की तहसील की बात करें तो वहां भी शदीद बारिश से मकान की छत गिर गई है। बहुत सारे अफसोसनाक वाक़यात जो हैं वो सामने आए। आज़ाद कश्मीर के इलाके में भी क्लाउड बर्स्ट से तबाही हुई है और जो सिचुएशन है वो वर्स है इन इलाकों। बिल्कुल, और सिर्फ आज़ाद कश्मीर नहीं, मकबूजा कश्मीर से ही ऐसी इतलात आ रही है। लेकिन हम आज़ाद कश्मीर की ही बात करते हैं। वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है और वहाँ पर हलाकतों की और लोग जो जाँ बहक हुए हैं उनकी इतलात आई हैं। तकरीबन 19 के करीब बताया जा रहा है और इस वक्त बताया जा रहा है कि वादी नीलम में शदीद बारिश हो रही है और 500 के करीब सयाह रत्ती गली में फंसे हुए हैं, जिनको वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। महकमा मौसमियात रिपोर्ट कर रहा है, पीडीएम में रिपोर्ट कर रहा है, उन रिपोर्ट्स पर नज़र रखिएगा, क्योंकि इस वक्त मानसून के दौरान जो है मौसम बहुत ख़राब है और कम से कम दर्जा हरारत बताया जा रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लेकिन आप उसके साथ देख रही हैं कि बादल लाहौर में भी मौजूद है, मौसम यहाँ पर भी खुशगवार है। लेकिन जो 7वां स्पेल है ना, ये पंजाब में इतना शदीद नहीं है और हम देख रहे हैं तीसरे और चौथे के बाद जो कि बहुत शदीद स्पेल से ये बदरजा उत्तम अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है यहाँ पर। लेकिन दूसरी जानिब कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, तो इस पर हमने बात करनी है कि ये फिनोमिना क्या है। इरफान अली काठिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीजी पीडीएम में पंजाब। इरफान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसे आप? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इरफान साहब बताइएगा कि ये फिनोमेना क्या है कि एक तरफ हम क्लाउड बर्स्ट देख रहे हैं, दूसरी तरफ हमें जो स्पेल्स हैं वो कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल इसको बड़ा अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया। इस वक्त हमारे बलाई इलाकों में 7वें स्पेल की शदीद बारिशें वो हो रही हैं और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में भी नॉर्थ साइड जो है हमारे पिंडी डिवीजन में वहाँ बारिश हो रही है कल से, और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में भी ये अगला जो 17 तक और 17 के बाद फिर 21 तक इस दफा काफी प्रोलॉन्ग ये स्पेल है हमारा जो 7वां स्पेल। लेकिन अभी हमें पंजाब में जो चैलेंज है वो मेनली कि आप देखें सतलुज में हमारा जो पानी का बहाव है वहाँ 62-63 हज़ार क्यूसेक वो कल से चल रहा है। और जो अब सतलुज की ऊपर कैचमेंट्स में इंडियन डैम है पोंग, वो काफी हद तक अब तकरीबन 80% भरने की वजह से अब वहां से काफी अप्रीहेंशन है कि वहां से पानी भी स्पिलवेज खोले जा सकते हैं। तो सतलुज के जितने भी मुल्हिका अजला हैं इनको ऑलरेडी अलर्ट किया हुआ है और यहाँ पे पानी के फ्लोज हैं। इसी तरह आप देखें कि तरबेला भी, क्योंकि हमारा ऑलरेडी नियर टू 100% फिलिंग ये है और 96-7% ये हो चुका हुआ है, और वहां से भी जो तरबेला के स्पिलवेज से भी पानी का अखराज काफी ज्यादा वो अब एक्सपेक्टेड है और निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब इस वक्त चल रहा है इंडस में। तो इसके साथ साथ जब जो बारिशें मजीद होंगी तो आने वाले जो 1 से 2 हफ्ते हैं ये काफी क्रिटिकल हैं इस सूरत हाल को ओवरऑल देखते हुए। जी तो काठी साहब ये भी बताएं कि ये जो स्पेल है, जो 7वां स्पेल है, क्या ये आखिरी स्पेल है मॉनसून का या अभी मजीद भी स्पेल्स जो हैं वो आएंगे? जी आप देखें कि इस दफा हमारा जो ओवरऑल मॉनसून है फॉर द कंट्री
ये तकरीबन एक हफ्ते पहले स्टार्ट हुआ, जो 1 जुलाई से नॉर्मली होता है। इस दफा 25 जून से हमारा पहला स्पेल, भरपूर स्पेल वो स्टार्ट हुआ। और इसी तरीके से अभी तक जो प्रेडिक्शंस हैं और वेदर प्रोजेक्शंस हैं वो ये है कि ये जो मॉनसून है ये नॉर्मली फिर 15 सितंबर को हमारा ये सीजन पहले वाइंड अप होता था, लेकिन इस साल ये प्रेडिक्टेड है कि ये शायद उससे भी बियॉन्ड जाने का भी कुछ दिन ये बियॉन्ड जाने का भी इसमें एहतमाल है। तो अभी तो मॉनसून का ये एंट्री रहेगी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने जो मौजूदा सूरत हाल है मौसम की उसके बारे में आगाह किया। और हमने मुल्की मौसम की तो बात कर ली, अब सियासी मौसम की भी बात कर लेते हैं। आपको हम बताते हैं कि मुल्की सियासत में तलखियाँ जो हैं उनको कम करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने की दावत दे दी है। और यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब से उन्होंने खिताब किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब हम किसी नए फितने को जगह नहीं देंगे। वक्त आ गया है कि सियासी तकसीम, ज़ाती मफादात, खोखले नारों से आगे बढ़कर पाकिस्तान के लिए इज्तिमाई सोच अपनाएं। पाकिस्तान में सबको सियासत का हक है, बगावत का नहीं है, एहतजाज का हक है, जलाओ घिराव का नहीं है, तनकीद का हक है, तौहीन का नहीं है। अजीज हमवतनों, वक्त आ चुका है कि हम सियासी तकसीम, ज़ाती मफादात और खोखले नारों से आगे बढ़कर पाकिस्तान के लिए इज्तिमाई सोच अपनाएं। आज के इस अजीम दिन में मैं तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए एक मरतबा फिर खलूसे दिल से दावत देता हूँ। ये मिसाके मईशत की बहाली का ही मंसूबा नहीं, बल्कि एक वसीतर कौमी मफाद की बुनियाद है। अब हम किसी नए फितने को जगह नहीं देंगे। पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है, मगर जलाओ घिराव का नहीं। तनकीद का हक है, मगर तौहीन और गाली का नहीं। सियासत का हक है, मगर रियासत के खिलाफ बगावत का नहीं। और इसको हम किसी सूरत भी इसको पनपने नहीं देंगे। और मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने की दावत दे रहे थे वज़ीर आज़म साहब। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यू हब केनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए हुकूमत को ताने दिए और कहा कि कराची के लिए शहबाज स्पीड की बजाय शहबाज स्लो मिला। पंजाब को शहबाज स्पीड और कराची को शहबाज स्लो मिले, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे तो नहीं हो सकता है कि लाहौर के लिए शहबाज और कराची के लिए शहबाज स्लो। तो मैं ज़रूर ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म साहब से कि जो K4 के हवाले से वादे किए गए हैं इस शहर के हवाले से वो जल्द से जल्द पूरा करे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, आमिर इलियास राना साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वो बारिश चल रही है इस्लामाबाद में तो। अच्छा आमिर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी तरफ से एक और तमगा इम्तियाज आपको मिला है, उसके लिए हम बड़े खुश हैं, बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं आप पर। आपको बहुत मुबारक हो। आमिर साहब बताइएगा, इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं कि मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत दी जा रही है वज़ीर आज़म की जानिब से। बात तो उनकी दुरुस्त है कि तनकीद का हक है, तौहीन का हक नहीं है। और ये खासकर कुछ अफराद ऐसे मौजूद हैं जो मुसलसल तौहीन ही करते चले जा रहे हैं, ना सिर्फ दूसरे लोगों की बल्कि आपस में भी इस वक्त जो है ऐसी गुत्थम गुत्था जो है वो दिखाई देती है पार्टी। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ये एक टेबल पर मुज़ाकरात पर आने की जो दावत है वो PTI कबूल करेगी? देखें, एक ऐसे कौमी दिन के ऊपर जो हमारी जश्न आज़ादी का है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खासतौर पे PTI को ये बात ऑफर की है, पेशकश की है और पब्लिक में की है, बंद दरवाजों में नहीं की, गोशी में नहीं की, कौम से खिताब में कही कि आप आएँ और बैठ के मिसाके जमहूरियत करें, सब कुछ बैठ के बात करें, तौहीन ना करें। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अपोजिशन का मसला, खासतौर पे PTI का मसला ये है कि वो जवाब में फौरन कह देते हैं वज़ीर आज़म के पास इख्तियार ही नहीं है। अच्छा भाई, जिनको आप समझते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के पास इख्तियार है वो तो आपसे नहीं बात कर रहे। उन्होंने अलल ऐलान कहा हुआ है, खुफिया तौर पे भी आप लोगों ने मीटिंगें की, तब भी यही कहा कि जाके सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगें। अगर मैं कुछ बस आपको कह सकूं कि बेल्जियम में ब्रसल्स में जो फील्ड मार्शल का खिताब था
इनके होश के लिए काफी है कि आपकी माफी के अलावा कोई चारा नहीं है। सियासत में रास्ता बनेगा कि आपने जो काम 9 मई को किया है उस पर पब्लिकली माफी मांगेंगे आप, और आइंदा ना करने के अज़म का इजहार करेंगे, फिर इसके बाद हुकूमत से बातचीत हो सकती है। ये एक चांस मिला है उन्हें, लेकिन ये नहीं है कि कोई पीटीआई की कुव्वत से दब के बात हो रही है, ये पाकिस्तान के लिए हो रही है। और फिर वजीर आजम ने जो बात कही इसीलिए कही कि ये कई दफा वो कह चुके, और ये तनकीद का निशाना तौहीन आमेज अंदाज में, बल्कि उमर अयूब ने खुद अपोजिशन लीडर के तौर पे असम्बली में भी किया, चोर डाकू करार दिया, और पसे पर्दा तो सबकी तरफ भाग रहे होते हैं। असम्बली में अंदर मौजूद लोगों ने बाहर ना जाने के लिए गेट बंद करवाए कि भाई अडयाला जाएंगे, अरेस्ट होंगे। तो आपकी पोजीशन इस सेंस में बड़ी कमजोर है। आप लोगों की चाहत का फायदा उठाते हुए सियासी रास्ता अपनाएं। इमरान खान साहब को समझनी चाहिए ये बात कि 2 साल उनकी कैद को हो चुके हुए हैं। तो ये जो लोग 26 नवंबर को निकले थे, उसके बाद से अब एक 26 नवंबर और आ रहा है। 14 अगस्त की अपील, 5 अगस्त की अपील सब नाकाम हुई है। उस सेंस में नाकाम हुई है कि एक पब्लिक की तरफ से वो जोशो खरोश नहीं रहा। जो वर्कर्स थे वो इसलिए थक गए कि जा के पर्चे करा के, बेलें करा के, और वो फंसे हुए हैं मुकदमात में। एक खौफ भी हो जाता है ना, एक पॉलिटिकल आदमी है जो जाता है अपने जज्बे के लिए, लेकिन फिर वहां जब आप कफन बांधने की बात करते हैं तो फिर हुकूमत तो नहीं खामोश रह सकती ना, कि जब आप गिराओ जलाओ की बात करने लग जाएं। अभी अली अमीन गंडापुर साहब ने कल बड़ी खौफनाक तकरीर दोबारा की है, और उनका मुखातिब बहरहाल फौज थी, और वो अपनी तरफ से अपने लीडर को मुतमईन करने के लिए ये तीसरी चौथी दफा है कि वो भड़क में बहुत आगे निकल गए हैं। शायद उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, वो उनको अंदाजा नहीं है कि वो दोनों तरफ रखने के चक्कर में शायद किसी तरफ के ना रहे। अच्छा, तो आमिर साहब आपको लगता है हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हवाले से अब संजीदा है? जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की, आपने भी उसका जिक्र किया, तो क्या इस ऑफर से, मुज़ाकरात की इस ऑफर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फायदा उठाती हुई दिखाई दे रही है आपको? आप जब भी तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करेंगे वो कहेंगे कि इमरान खान ने दिसंबर 24 में एक कमेटी बनाई थी, और फिर 2 जनवरी या 3 जनवरी को एक मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि इमरान खान से मिलाएं, और फिर गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमें लिख के दे दें और हम आपको भी लिख के जवाब देंगे। लेकिन गवर्नमेंट के जवाब से पहले इमरान खान का आ गया कि ये डेट है, पहले 28 जनवरी रखी थी। फिर उन्हें किसी ने समझाया कि ट्रंप भी इसको ओथ ले रहा है और एक बड़ा तासुर गलत चला जाएगा कि आपकी तो एंगेजमेंट है गवर्नमेंट के साथ, लिहाजा उन्होंने जल्दी में ऐसा फैसला कराया कि बाइकआउट करा दिया। गवर्नमेंट को भी चाहिए था उसमें थोड़ी तेजी दिखाती, मुलाकात के हवाले से पेशरफ्त करती, लेकिन वो जो ट्रंप की आमद पे सारी उम्मीदें थी वो तो बह गई। अभी तक तो उन्हें कुछ नहीं मिला, उल्टा इनकी सारी ख्वाहिशात रास्ते में हैं। जो लोग अमेरिका में पैसे स्पेंड कर रहे थे, $मिलियन उन्होंने लोगों से इकट्ठे करके कि जी हम तो लॉबिंग कर रहे हैं, वो कहीं फायदे में नहीं गई। पाकिस्तान के तो फायदे में चली गई ये बात कि जो हमने जंग जीती इंडिया से, कि ट्रंप हमारी तरफ बिल्कुल अच्छी तरह राग़िब हो गए, गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान की, और अमेरिका की तिजारत की राह खुलने वाली हो रही है। कुछ रास्ता ड्यूटियों की सूरत में कि बाकियों पे बहुत लगी, हमारे पास 19% लगी, सिर्फ तुर्की की 15% है, बाकी सब इस खित्ते में हमारे साथ जितने लोग हैं उन सब की ज्यादा है। और इंडिया की तो देख लेना 50 के ऊपर भी जाने की बात कर दी उन्होंने। तो ऐसे में सियासी रास्ता ना लेके मेरा ख्याल है ये नाकबत अंदेशी है, उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए। आमिर साहब, जहां पर आप फैसलों की बात कर रहे हैं, उनके कई फैसले ऐसे हैं जो हमने देखा है फायर बैक किए हैं। उनमें से एक फैसला जो अब सामने आ रहा है वो ज़िमनी इलेक्शन से बाइकआउट का भी है। आपको लगता है ये भी दुरुस्त है या ये भी फायर बैक करेगा? देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरूमा ने 1985 में बाइकआउट किया था, और फिर बाद में सारी जिंदगी रिग्रेट रहा पीपल्स पार्टी को, और आज भी उनके लीडर करते हैं कि फिर एक नई क़यादत को आने का मौका मिला। अभी तो ज़िमनी इलेक्शन, मेरा तो अपना अंदाजा ये है कि शायद अभी स्टे पे चलेंगे, क्योंकि सजा हतमी नहीं हुई, और हाई कोर्ट से शायद इन्हें इस तरह का रिलीफ मिलेगा कि जो इलेक्शन कराने की बात आएगी तो शायद उस पर स्टे हो जाए। हाँ, मियां अजहर वाली सीट पे इलेक्शन जरूर होने जा रहा है, क्योंकि दायरा है कि वो उनकी डेथ के ऊपर हुई है, तो अब वहाँ मुकाबला होगा। बाकी जगहों पे PMLN के जो सदर हैं मियां नवाज शरीफ, उन्होंने एक मीटिंग भी कर ली है, टिकट होल्डर्स बना भी लिए हैं, तय भी कर लिए हैं कि कौन लोग हो सकते हैं। उसके लिए अहमद खान बच्चर की सीट पे और जो अहमद चट्ठा वजीराबाद से हुए हैं, तो वहां पे तो अता तारड़ के भाई के टिकट की बात हुई है कि उन लोगों को वो दे रहे हैं। लेकिन बात सिंपल सी है कि वो बाइकआउट करेंगे तो किसके लिए? पहले उन्होंने सूबाई असम्बलियों से किया, कौमी असम्बलियां तोड़ दी, कौमी असम्बली से वो रिजाइन करके अब आगे क्या फ्यूचर समझते हैं कि वो ये एक सियासी जुआ होगा,
जो अभी भी इमरान खान की तरफ से कुछ लोग बात कर रहे हैं कि जी कहीं वो ये ना हो कि वो केपी असम्बली से भी निकल जाएं, कौमी असम्बली से भी निकल जाएं, तो बड़ा खला होगा। लेकिन ये इमरान खान को बहुत सोच समझ के करना होगा कि ये ना हो कि पहले तो 20 लोग ठहरे थे असम्बली में, इस दफा ज्यादा ठहर जाएं जब अगर वो रिजाइन करने की बात करें। तो आमिर साहब, आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा अभी क़यादत है, वैसे तो बहुत सारे जो इनके लीडर्स हैं वो जेल में हैं और अब दोबारा से बहुत सारे लोगों को सज़ाएं भी हुई हैं, लेकिन जो बाहर है क़यादत, उनके भी आपस में बड़े इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो उनको कोई दुरुस्त हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है और पहले आपसी इख्तलाफात ख़त्म करें ताकि फिर आगे की कोई स्ट्रेटजी जो है उसको उस पर अमल पैरा हो सकें? बड़े मुश्किल है इन हालात में कि ये इख्तलाफात आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इसकी वजह मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं कह रहा, मैं आपको तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि इमरान खान ने ट्वीट्स में कहना शुरू किया, लोगों से गुफ्तगू में कहा कि आपस में मत लड़ो बल्कि एक काज पे हो जाओ, लेकिन उतनी ही बड़ी लड़ाई 5 अगस्त के ऊपर खुल के आई जितनी इमरान खान रोकना चाह रहे थे। और फिर उन्होंने बरहमी का भी इजहार किया कि मुझे कोई मोमेंटम बनता नजर नहीं आ रहा 5 अगस्त वाला। फिर उन्होंने 14 अगस्त की डेट दे दी। तो लोग तो जश्न आज़ादी में निकले थे ना, अगर उसमें कुछ लोग झंडा लेके आ गए वो और बात है, लेकिन कोई पीटीआई की तरफ से कहीं पे भी मुनज़्ज़म तो वो कहते हैं ना प्लान करके कोई गेम डालनी हो सियासी तौर पे, वो नहीं था। शामिल वाजा होने वाली बात थी कि जुलूस निकला हुआ है, उसमें 3-4 बंदे झंडे लेके 10 बंदे झंडे लेके आ जाए और आप कहें कि ये सारा जुलूस हमारा है। आप देखें लाहौर में, इस्लामाबाद में जहां लाइट्स लगी हुई हैं, हजारों लाखों लोग निकलते हैं। बड़े शहरों में जहां प्रोग्राम हुए, इस्लामाबाद में तो बेपना प्रोग्राम थे जिसके हवाले से लोग आए और हजारों लाखों लोग आए, इस सेंस में आए कि वो जश्न आज़ादी मना रहे थे। पीटीआई को अब समझना चाहिए कि उनकी क़यादत की जो रस्साकशी है वो झुंझलाहट पे आ गई है अब एक दूसरे के साथ। वो अडियाला जेल कितनी दफा कहा है कि लोग पहुंचे मिलने के लिए, कभी भी नहीं जाते लोग, लीडरशिप नहीं जाती। मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल आमिर साहब घबराए हुए हैं, जिनको नाकों पे रोका जाता, बिल्कुल घबराए हुए हैं। क़यादत का फुकदान है, किसकी बात माने किसकी ना माने, जो बयानात बाहर आ रहे हैं क्या उन पर भी यकीन करें? तो ऐसी सूरत हाल है, तसब्जुब का शिकार हैं जो पीटीआई के कारकुनान हैं, ना सिर्फ कारकुनान बल्कि जो उनके हिमायती भी हैं, उनको भी पता नहीं है कि किस चीज़ पर यकीन करना है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने सारी सियासी सूरत हाल पर असरा किया। और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई के इख्तिलाफात तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज स्पीड को शहबाज स्लो कह रहे हैं, तो देखना ये होगा कि वजीर आजम एक प्लेटफॉर्म पर इन सबको कैसे लेकर आते हैं। ब्रेक के बाद हासिल होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कैलीग्राफी और खत्ताती में पाकिस्तान की आलमी सतह पर पहचान अमजद अलवी से आज हमारी मुलाकात करवा रही हैं फैरा फैज, सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में। आइए चलकर देखते हैं। कहते हैं कि अल्फाज को अगर खूबसूरती और दिल से लिखा जाए तो ना सिर्फ उनको पढ़ा जा सकता है बल्कि उनको महसूस भी किया जा सकता है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही आर्टिस्ट से करवाने के लिए आए हैं जिन्होंने खत्ताती को ना सिर्फ कागज़ और कैनवस पर बल्कि सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाया। 44 साल का तजर्बा, हज़ारों शागिर्द और सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, और मकसद सिर्फ एक, फन के जरिए दिलों को जोड़ना। तो आइए चलते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं उस आर्टिस्ट से और जानते हैं उनके फन और उनकी जिंदगी के बारे में। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अमजद अलवी साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ के ये मोहताज नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया सर। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मैं इसी चीज़ से करना चाहूँगी कि हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में एक पहला स्ट्रोक होता है। जी जी। वो स्ट्रोक जब उसका कलम जो है वो उसके दिल से जुड़ जाता है। आपकी ज़िंदगी में वो लम्हा कब आया? जब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, जब फैसिलिटीज़ नहीं थी, जब शौक़ भी था और अंदर एक छुपा हुआ फ़नकार भी था। फिर हमने दीवारों पे स्ट्रोक्स लगाए और उन स्ट्रोक्स को अल्लाह ताला के फजल से आज यहाँ तक अल्लाह ताला ने ये मकाम अता किया। आर्ट नेवर डाई होता है, यू नो, दुनिया चलती रहती है, लोग आते हैं चले जाते हैं। डिफरेंस ये है कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और रिसर्च की है।
और वही दोनों चीज़ें जो हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बैनुल-अक़वामी तौर पे और नेशन वाइज काफ़ी उसकी पजीराई मिल रही है। ज़बरदस्त। तो सर अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, अमजद साहब का सफ़र जो है वो कैसे शुरू हुआ, ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और कब आपने ये जाना कि आप इस आर्ट की तरफ खुद को जो है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं? अच्छा, ड्यूरिंग माई स्टडी जब मैं स्कूल में था, बहुत छोटा था, मुझे अच्छा खूबसूरत लिखना पेंसिल से बड़ा इसका शौक़ था। चलते चलते वक्त के साथ साथ कलम की तरफ जब हम आए, थोड़ा कलम से लिखना शुरू किया, फिर देखते देखते अंदाज़ा हुआ कि दुनिया रंगों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। फिर रंगों में आके भी एक जुस्तजू जारी रही। अभी भी मैं इसमें तिफले मकतब ही हूँ, वो तो नहीं ना कोई हो सकता है, फ़न एक समंदर है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो भी इसमें मेरी कामयाबियाँ, जो मेरी अल्लाह ताला ने मुझ पर फजल किया, उसमें अल्लाह के फजल के बाद मेरे पेरेंट्स की, मेरी अम्मी की जो दुआएं हैं, हमेशा उन्होंने मुझे इनकरेज किया है, डू इट, तुम कर सकते हो तुम ये सब ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो चलते चलते आज पाकिस्तान से बाहर मैं एज ए एम्बेसडर समझ सकते हैं आप कि एज ए आर्ट, जो मेरी कैलीग्राफी पेंटिंग है, ऐसे ममालिक में जो लोग पाकिस्तान के नाम से आशना नहीं थे, वो मेरी वजह से पाकिस्तान को जानने लगे। सर तो मुझे ये बताएं, इस सफ़र के दौरान कोई उस्ताद रहा आपका या कोई ऐसी शख्सियत जिससे इंस्पायर हो के आपने अपने काम में उनकी झलक दिखलाई हो? सबसे पहले मेरे उस्ताद थे मेरे सबसे बड़े भाई, एक उस्ताद जिनका नाम मैं यहाँ पे ज़रूर लूँगा, वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग है, उस्ताद मकसूद साहब। तो वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग है और मैं उनको हमेशा सैल्यूट करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सर कोई ऐसी आयत या कुछ ऐसे कुरानी अल्फाज जिनको आप बार बार लिखते हो कैनवस पे, और अगर ऐसा है तो उसके पीछे क्या वजह है? दो एक आयतल कुर्सी और दूसरा फबिय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये मैंने बहुत लिखा। सर क्या वजह है इसकी? आयतल कुर्सी में अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला का जो एक निज़ाम सिस्टम समाओ अर्ज़ का, वो एक सिस्टम, और अल्लाह का अल्लाह और अल हय्यु सदा जिंदा सदा कायम रहने वाला। हमारा ईमान है जो इसमें लिखा है या इसके बारे में पॉजिटिवली जो लोग कह रहे हैं, वो हमारा ईमान है और वो ऐसा ही है जैसा लोग कह रहे हैं या कुरान कह रहे हैं। इसलिए मैं इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ आयतल कुर्सी। ज़बरदस्त। और फबिय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी नेमतें दी हैं, सबसे बड़ी नेमत ये है कि मैं जिंदा हूँ, मेरे सांस का कनेक्शन मेरे खाने से पहले का है। ये कैसी नेमत है कि अभी मेरा खाना में इसी प्रोसेस से अंदर जाएगा ना, लेकिन मेरा सांस यहाँ से भी रुक सकता है। अगर अल्लाह मुझे बार बार मोहलत दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो हर चीज़ पे कादिर हैं, वो किसी वक्त भी यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। और जो मेरी नेमतें हैं वो उसमें वुसअत देंगे अपनी रहमत के बाद मेरे बिहेवियर से कि मैं लोगों के साथ कैसा हूँ। बेशक ऐसे ही। तो नेमतों के ज़वाल से हमेशा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला किसी को भी नेमतों के ज़वाल ना दे, नेमतों में वुसअत। बेशक आमीन। सर मुझे ये बताएं कि जब भी आप अपना काम स्टार्ट करते हैं तो क्या बुनियादी चीज़ें हैं जिनको पहले आप पूरा करते हैं, उसके बाद आप कैनवस के ऊपर अपना काम शुरू करते हैं? सबसे पहले तो मुझे देखना होता है कि क्या मैं अपने जो कुरान की रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैं बिल्कुल इस वक्त इस पोजीशन में हूँ कि मैं बिल्कुल मेरे जिस्म, मेरा माहौल जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जहाँ ये मेरा सामान पड़ा हुआ है, वहाँ पे किसी बच्चे ने की तरफ से कोई ऐसी वो तो नहीं हो चुका हुआ जिससे नापाकी हो। कुरान को आप जितनी इज्जत लिखते हुए देते हैं, पढ़ते हुए तो नेचरली बात है, आपकी एक दिल की कैफियत होती है कि आप पढ़ रहे होते हैं। जब आप लिख रहे होते हैं, मैंने बहुत यकीन कीजिए, मेरा ईमान है, आप इसको इज्जत दें, अल्लाह ताला आपको बुलंदियाँ देते जाते हैं। ये मैंने आजमाने की बात नहीं है, मैंने महसूस किया है कि मैं इसको बड़े प्रोटोकॉल से लिखता हूँ, बड़ी इज्जत के साथ लिखता हूँ, रखता हूँ, संभालता हूँ, लोगों को बताता हूँ, और उसका ये एक इम्पैक्ट ये हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। वैसे मुझे ये बताएं कि रंगों का इंतखाब आप कैसे करते हैं, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ
हर पेंटिंग में एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपने इस्तेमाल किया, हर कैलीग्राफी में, इसकी क्या बुनियादी वजह है और किस तरीके से आप इंतखाब करते हैं? सीखने के अमल के दौरान बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे अता हुई। उनमें ये था कि रंगों के लिए अल्लाह ताला ने सारी कायनात भर के रखी हुई है, परिंदों को, जानवरों को, आसमान को, समंदर को, बारिश के मौसम को, फलों को, सब्जियों को, इंसानों को, पेट्स को, डोंकीज़ को, किसी भी चीज़ को देख लें जो अल्लाह ताला की क्रिएशन है ना, वो आपके लिए इल्म है, उससे आप सीखें। नहीं मायूस इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। सर 44 साल के इस तजर्बे में बहुत से लोगों को आपने सिखाया, हज़ारों शागिर्द हैं आपके, सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है आपकी। मुझे ये बताएं कि आज का जो नौजवान है वो आर्ट को वाकई सीखना चाहता है? बड़ा बासलाहियत है आज का मेरा बच्चा, बच्ची बहुत बासलाहियत है, यकीन करें, इतने क्रिएटिव हैं, इतने कुछ कर गुजरने की इनमें माशाल्लाह से ना। एक नई कौम है पाकिस्तान, आप यकीन, मैंने माजी भी देखा है, मेरी 60 साल एज है, आज की जनरेशन को मैं देख रहा हूँ, ये तो एक शनी ब्लास्ट है माशाल्लाह माशाल्लाह। आर्ट को ख़ास तौर से बहुत दिल से करते हैं, कैलीग्राफी को, और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में मेरे बच्चों बच्चियों का किरदार इंतहाई मुस्बत है। यही तो वजह है हम डोमिनेट कर रहे हैं ना, पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है। तो सर यानी आप ये कहना चाहते हैं बच्चों को कि वो आर्ट को बतौर करियर भी परसू कर सकते हैं? मस्ट ये एक बड़ा नेसेसरी है। आपको बड़ा स्मॉल बैंक बैलेंस चाहिए, 2-4 हज़ार 5 हज़ार, थोड़ा सा कैनवस, कलर, ब्रश ला के आप उससे अपनी पेंटिंग्स क्रिएट करके, सोशल मीडिया बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपनी आर्ट को सेल करने का। आपको इंटरनेशनली नेशनली लोग पूछते हैं, फिर वो आर्ट पीस जो गैलरी में आप 5,000 का सेल करते हैं वो आपका बहुत अच्छे दामों में शिप हो जाता है। क्या हमने बाहैसियत कौम आर्टिस्ट की कदर करना सीख ली है? क्या हुकूमती सतह पर आप जैसे जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी कोई हौसला अफजाई की जा रही है? अगर आप मुझसे दिल से ये पूछते हैं तो मेरा जवाब तो नफ़ी में होगा। उसकी वजह यह है कि दूसरे शोबों की तरह आर्टिस्ट का भी जो डिपार्टमेंट था बड़ा बाइज़्ज़त है, लेकिन इसको वो पजीराई मिली नहीं। मुझे इस पे कोई मलाल नहीं है, मैं अकेला निकला था सफ़र में, आज मैंने एक कम्युनिटी अपने साथ ही जोड़ दी हुई है। अब हुकूमत सरपरस्ती करती है, वेल एंड गुड, नहीं करती तो हम इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान में नाम कमाएं। और बल्कि हो चुके हैं, मेरी बच्चियां, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स, हम हो चुके हैं। मैं लोग बच्चों बच्चियों में मटेरियल भी देखता हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपका शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला अमजद साहब के कलम में मज़ीद ताकत अता करे ताकि वो दुनिया भर में ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें बल्कि इस आर्ट को भी जिंदा रख सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। चाइल्ड फुटबॉल टीम की बात करते हैं जिन्होंने अब तारीख रकम कर दी, और जब वो पहली मरतबा यूके के मारूफ क्लब्स के सामने आए तो जनाब तारीख तो रकम होनी ही थी। टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अब तक जबरदस्त नताइज दिए हैं और वेस्ट हैम यूनाइटेड के खिलाफ पहला मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-2 से बराबर रहा, और इसके बाद टीम ने लूटन टाउन एफसी को शानदार खेल के जरिए 7-1 से शिकस्त दी। और उनकी कामयाबियों के हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजर पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम सैयद मोहम्मद अवैस और कप्तान उबैदुल्ला। अस्सलाम वालेकुम अवैस, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अवैस, सबसे पहले तो भाई बड़ी ज़बरदस्त की कारकर्दगी जारी है हमारी टीम की, इन टैलेंटेड बॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? अच्छा, आपको पता है पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम तो काफी फेमस अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हमेशा उन लोगों ने जाके अपना लोहा मनवाया, चाहे वह नॉर्वे कप हो चाहे स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें। लेकिन पहली दफा आपको पता है कि ये एक इनिशिएटिव लिया गया जहां पर पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम को यूके बुलाया गया था। जो बड़े प्रीमियर क्लब्स हैं, जिसमें ल्यूटन एफसी की बात कर लें, जिसमें आप लीड्स एफसी की बात करें, उसके अलावा वेस्ट हैम की बात करें, जो कि प्रॉपर इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब्स आपको पता है, उनके खिलाफ पहली दफा पाकिस्तान में ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान से कोई भी टीम यहाँ पर आके उनके खिलाफ मैचेस खेल रही है। और अब तक की परफॉर्मेंस की बात करूं तो एक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस बैक टू बैक आपको नजर आती हैं। चाहे जब पहला मैच खेला गया था वेस्ट हैम यूनाइटेड के खिलाफ तो हम लोगों ने
2-1 से शिकस्त दी थी वेस्ट हैम यूनाइटेड को, जिसने बहुत ज्यादा एक हाईलाइट पूरे यूके के अंदर बनाई थी कि पाकिस्तान इतनी दूर दराज से एक पाकिस्तान की स्ट्रीट चेयर टीम आके यहाँ पर एक प्रोफेशनल क्लब को शिकस्त देती है। उसके बाद आप अगर बात करें लीड्स की बात करें, जहां पर कल हमने एक मैच खेला था लीड्स में, अनफॉर्चुनेटली 2-1 से हमें शिकस्त हुई थी, लेकिन इन लड़कों की खास करके एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत ज्यादा एक एक्सपीरियंस गेन आपको होता है। यहाँ पर आपको पता है 1.6 मिलियन के करीब पाकिस्तानी रिसाइड करते हैं यूके के अंदर, जो एक तासुर बना हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट आपको पता बहुत ज्यादा खेली भी जाती है और जितनी भी हमारी नस्लें आने वाली वो क्रिकेट के ऊपर ज्यादा आपको पता फोकस्ड होती हैं, लेकिन एक तासुर चेंज हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल खेली जाती है। अगर इन प्लेयर्स के ऊपर, टैलेंटेड प्लेयर्स के ऊपर मेहनत की जाए और खास करके अंदर इनको अगर राइट मौके दिए जाए तो ये पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन कर सकते हैं। और जिस तरीके से बैक टू बैक हमने परफॉर्मेंस दी हैं, इसमें एक और भी चीज ऐड करना चाहूँ, जब हमने लीड्स के मैच से पहले जो हमने दूसरा मैच खेला था ल्यूटन के खिलाफ, हम लोगों ने उनको 7-1 से शिकस्त दी है। तो ये मैंने कहा ना कि बहुत बड़ी एक हेडलाइन थी यहाँ पर कि दूर दराज से एक टीम आती है जहाँ पर फुटबॉल का ज्यादा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे फुटबॉल का रुझान अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की वजह से बढ़ना शुरू हो गया। जैसे जैसे कामयाबियां समेटते जाएंगे वैसे वैसे फुटबॉल की तरफ रुझान बढ़ता जाएगा। तो उबैदुल्लाह क्विकली जरा आप बताइएगा, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, कि आपने लुटन एफसी जैसे बड़े क्लब को जो है आपने अपने मुकाबले हराया और 7-1 से कैसे शिकस्त देने में कामयाब हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बस हम जब यानी ग्राउंड में उतरते हैं तो हमारे कोचेस, हमारे जो मैनेजमेंट है वो कहती है कि जीत के ही निकलना है। तो हमारे लड़के बहुत जज्बे में होते हैं क्योंकि पहली बार यूके आए हुए हैं सब, और सबको पता है कि ये बड़े बड़े क्लबों की यानी कि जूनियर टीम है 17, तो इसलिए हम उनके खिलाफ बहुत जज्बे से खेलते हैं, तो अल्लाह पाक हमें इज्जत दे देते हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच सैयद मोहम्मद अवैस, और हमारे साथ उबैदुल्लाह मौजूद थे। आप दोनों का और बेस्ट ऑफ लक हमारी टीम के लिए, अच्छी परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी रहे। हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। नाज़रीन, दीन की तबलीग, इरशाद और माशरे की इस्लाह में खानकाही निज़ाम का किरदार हमेशा से ही नाकाबिल फरामोश रहा है, और ये किरदार इस कदर रोशन है और अजीम है कि उम्मत की इस्लाह और तबलीग और इरशाद की कोई तारीख खानकाहों के बोरिया नशीनों के तस्करे के बगैर अधूरी ही रहती है। बिलखुसूस बरसगीर की सरजमीन पर आज तक काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तौहीद रिसालत की जो आवाज़ गूंज रही है, ये उसी चश्मा फैज़ की मरहून मिन्नत है। उन्हीं खानकाहों के दावती और तबलीगी काविशों का नतीजा है कि करोड़ों इंसान अपने दिलों में शम्माए तौहीद और रिसालत जलाए बैठे हैं। खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे तो आपने साहिबा कराम से पूछा था कि क्या मैंने दीन की तालीमात आप तक पहुंचा दी? तो तमाम सहाबा और अहले बैत ने यकजबा होकर जवाब दिया था कि आपने ये पैगाम हक पहुंचाने का हक अदा कर दिया है। फिर 3 दफा आपने आसमान की तरफ उंगली शहादत का इशारा किया और बारगाह इलाही में इल्तिजा की कि ए रब्बे जुल जलाल तू भी गवाह रहना। बादज़ा आपने जुमला हाज़रीन को हुक्म इरशाद फरमाया कि जो यहाँ मौजूद हैं उन तक ये पैगाम हक पहुँचाते रहे जो यहाँ मौजूद नहीं। साहबा कराम वहाँ से उठे, इस फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पल्ले बांधा और पूरे कुरान अर्ज़ पर जहाँ तक उनसे बन पड़ा उन्होंने दीन हक की खूबसूरत पैगाम को पहुँचाया। उस वक्त से लेकर आज तक इस्लाम की तरवीज और इरशाद का ये जो काम है वो बंदगाने खुदा कर रहे हैं, जिन्हें तौफीक बारी ताला नसीब होती है। इस्लाम की तरवीज और इरशाद के लिए सूफिया कराम ने जिस खुलूस और मोहब्बत से काम किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये उन्हीं सूफिया की ही मेहनत का नतीजा है कि इस्लाम मुख्तसर मुद्दत में आलम पर चादर नूर बनकर छा गया। उन्हीं बरगज़ीदा हस्तियों ने अपने गुफ्तार, अपने किरदार से एक मयारी ज़िंदगी का नमूना पेश किया। उन्हीं हस्तियों में से एक हस्ती हज़रत अल शेख अबुल हसन अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह है, जिनका उर्स मुबारक का आज आखिरी रोज़ है और इसी पर हमने बात करी। बिल्कुल, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद इस्तफाद अली काज़मी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खैरियत से हैं? माशाअल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइएगा कि उनकी शख्सियत पे थोड़ी रोशनी डाली, उनकी तालीमात पर थोड़ी रोशनी डाली, क्या उन्होंने हक अदा किया? एब्सोल्युटली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वुड वांट टू कंग्रेचुलेट यू गाइस दैट बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी को आज हम ट्रिब्यूट ही पेश कर सकते हैं। हम ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। शेख अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह आलम इस्लाम की अजीम तरीन शख्सियात में से एक हैं। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, सैयदजादे हैं।
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 या 11 पुश्तों के फासले पर हैं, और आपने लाहौर को अपना मस्कन बनाया, लाहौर में तबलीग की। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो लाहौर को तारीखी तौर पर इसका एक नाम है लाहावर। लाहावर वॉज द सीट ऑफ हिंदू गवर्नमेंट, और यहाँ के राजे थे, राजा जयपाल, राजा नंदपाल, वो यहाँ पे बहुत बड़ी एक सल्तनत कायम थी। और हिंदू मिथोलॉजी के अंदर आज जो गंगा और जमुना की सेक्रेड नेचर है, रिवर रावी की वो सेक्रेड नेचर थी। तो लाहौर वॉज अ ब्रिमिंग सिटी, ब्रिमिंग विद हिंदुइज्म, ये हिंदुइज्म का गढ़ था। और वो जो एक कास्ट सिस्टम होता है, वो यहाँ कास्ट सिस्टम बाकायदा वहाँ पे इसी तरह मौजूद था, ब्राह्मणिज्म और वो सारे मामलात, स्ट्रैटिफिकेशन, वो जो एक बड़े और छोटे में जो अजीम शान डिस्क्रिमिनेशन होती है वो यहाँ पे मौजूद थी। उन हालात के अंदर शेख अली बिन उस्मान अजमेरी लाहौर में आए हैं। जस्ट इमेजिन के 1000 साल पहले रफली वो आए, और आपकी आमद का जो वाक़या है वो बड़ा ईमान अफरोज़ है। आपके स्पिरिचुअल मास्टर दमास्कस के बाहर एक गांव है, बैतुल जिन उसको कहते हैं, वहाँ पर रहा करते थे शेख अबुल फजल खुतली रहमतुल्लाह अलैह। और शेख अबुल फजल खुतली की खानकाह के बाहर, खानकाही निज़ाम की बात हो रही थी, खानकाह के बाहर लिखा होता था यहाँ पर आने वाले से उसका धर्म नहीं पूछा जाता, खाना खिलाया जाता है। सूफिया कराम जो हैं वो लोगों को ट्रांसफॉर्म करते हैं मोहब्बत से, वो पहले दिन किसी के ऊपर जबर नहीं करते, शफकत का मामला, सोहबत इख्तियार करते हैं, कंपेनियनशिप लोगों को बदलती है। तो शेख अबुल फजल खुतली ने शेख अली अजमेरी को ये कहा कि आप लाहौर तशरीफ़ लेके जाएं, लाहौर, और वहाँ पे आपने तबलीग करनी है। ये तो हिंदू सीट थी, ये तो गवर्नमेंट यहाँ पे हिंदूज़ की थी, हिंदूज़ यहाँ पे मेजॉरिटी में थे। उनसे पहले 2 मिशंस लाहौर में आ चुके थे। हज़रत सैयद इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में सबसे पहले आए, और उनके बाद जंजानी ब्रदर्स, हज़रत हुसैन जंजानी, मीरा हुसैन जंजानी उनका टाइटल है, याकूब जंजानी उनका टाइटल शाह सदर दीवान है, मूसा जंजानी ब्रदर्स दूसरे लेवल पे आए थे। और जो लाहौर की एक लोकेलिटी है चाह मीरा, ये पुराना इलाका है लाहौर का, तो हज़रत मीरा हुसैन जंजानी की वहाँ पे ग्रेव है। वो दाता साहब के पीर भाई भी थे, बैचमेट थे उनके, दे वर पार्ट ऑफ द सेम लर्निंग ट्रेडिशन। तो शेख को जब लाहौर भेजा गया तो शेख अबुल फजल खुतली ने कहा बेटा लाहौर जाना है अली तुमने, तो कहा कि वहाँ पे तो ऑलरेडी मेरा पीर भाई हुसैन जंजानी तबलीग कर रहा है। तो फरमाने लगे बेटा जो मैं जानता हूँ आप नहीं जानते, लाहौर तशरीफ लेके जाएं। हजरत अली अजमेरी ऑन फुट, ही डिड नॉट हैव एनी सवारी, ऑन फुट ही वॉक्ड फ्रॉम सीरिया टू इराक टू ईरान to Afghanistan and to this present day Lahore, which is now Pakistan. What was his mission? Islam was his mission. Humanity was his mission. That is all. और ट्रेडिशंस में आता है कि आप he was carrying a flag, एक वो झंडा उठाए थे, और जब लाहौर तशरीफ लाए रिवर रावी के बैंक्स पर, रावी किनारे आपने वो झंडा नस्ब किया, आपने दुआ की, आपने कहा इलाहुल आलमीन ये इस्लाम का झंडा है, और मैं आपसे दुआ करता हूँ कि ता क़याम क़यामत ये झंडा शहर लाहौर पर लहराता रहे। अभी लोग यहाँ पे मुसलमान नहीं है, लेकिन एक अल्लाह का बंदा अल्लाह से दुआ मांग रहा है। और जब लाहौर में एंटर हो रहे थे, बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़या है, लेकिन उसको कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो सामने एक जनाजा था। तब जनाजे को देखा तब उनके पीर भाई हज़रत मीरा हुसैन जंजानी का जनाजा था। और फिर शेख अजमेर ने लाहौर को अपना मरकज़ बनाया, तबलीग की, मोहब्बत, इनकसारी, आजिज़ी। अल्लामा इकबाल जैसे इंस्पायर हुए हैं शेख अजमेर से। क्या फरमाते हैं अल्लामा इकबाल? सैयद हजवेर मखदूम उमम मरकदे ऊ पीरे संजर रा हरम। हजवेर का सैयद उम्मत का इमाम है, और इसकी जो ग्रेव है वो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसों के लिए फैज़ का मकाम है, लाइट का मकाम है। हज़रत ने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर किताब लिखी, किताब का मल्टीपल लैंग्वेजेस में तर्जुमा हो चुका है, किताब के मैन्यूस्क्रिप्ट्स रशिया के अंदर पड़े हुए हैं, तेहरान के अंदर पड़े हुए हैं,
ईरान वाले कश्फुल माजूब पढ़ते हैं, इंग्लैंड में कश्फुल माजूब पढ़ी जाती है। प्रोफेसर निकलसन, who was a teacher of Allama Iqbal, the great scholar of Cambridge University, he translated Kashful Majoob in English. हाल ही में एडिनबरा यूनिवर्सिटी से किताब आई, एडिनबरा यूनिवर्सिटी से जो किताब छपी है सूफीज़म द फॉर्मेटिव पीरियड, अली अजवेरी को अजीमुशान ट्रिब्यूट उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा अली अजवेरी इतना बड़ा मुस्लिम थिंकर है, स्पिरिचुअलिटी में ना बड़ी मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड बहसें और डिबेट्स हैं। प्रोफेसर करामत मुस्तफ़ा उनका नाम है, करामती मुस्तफ़ा, टर्क अमेरिकन प्रोफेसर हैं जिनकी उन्होंने किताब लिखी है। वो कहते हैं कि अली अजवेरी इज़ द फर्स्ट मैन जिसने तसव्वुफ की मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड मिसलेनियस कॉन्वर्जेशंस को क्लासिफाई किया है, अरेंज किया है। सूफिया से वो अरेंजमेंट नहीं हो सकी जो अली अजवेरी ने कर दी है। जो डिबेट्स हम कहते हैं मकामात क्या होते हैं, अहवाल क्या होते हैं, सूफी अप्रोचेस मल्टीपल लेवल्स पे क्या होती हैं, उनको एकेडमिक अंदाज में, स्कॉलरली अंदाज के अंदर अवाम तक पहुंचाना, ये अली अजवेरी का अजीम कारनामा है। एंड आई विश कि मेरे बच्चे, हमारे वो स्टूडेंट्स, खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो वेस्टर्न फिलॉसफी से इंस्पायर होते हैं। एग्जैक्टली, मैं भी यही बात करना चाह रही थी कि बड़े खूबसूरत तरीके से जिस तरह आपने रोशनी डाली है, तो ये जो सूफियाए कराम हैं, इनके नक्शे कदम पर चलते हुए किस तरीके से आज हम अपने दीन को बचा सकते हैं, जरा इस पर भी रोशनी। जी देखें, मल्टीपल लेवल्स हैं। मैं हर जगह जब जाता हूँ एक बात जरूर करता हूँ, देखें अली अजवेरी क्यों सक्सेसफुल है, इमाम गजाली क्यों सक्सेसफुल है, इनसे बढ़कर इमाम जाफर सादिक क्यों सक्सेसफुल हैं। ये वो उलमा हैं जो कंटेम्पररी सोर्सेज ऑफ नॉलेज और रिलीजियस सोर्सेज ऑफ नॉलेज दोनों को इक्वल डेप्थ के साथ जानते हैं। उस दौर का फलसफा, उस दौर की साइंस, उस दौर का मैथ्स, उस दौर में मुस्लिम इल्मुल फिक्र, इल्मुल कलाम, उस दौर के सवालात, उस दौर में कंटेम्पररी रिलीजियस जवाबात। आज अगर मैं चाहता हूं कि मैं सूफी बनूं, आज अगर मैं चाहता हूं मैं दीन का मुबल्लिग बनूं, दीन का आलिम बनूं, और मैं अपने उन बच्चों को जो बिजनेस स्कूल्स में पढ़ते हैं, जो मेडिकल स्कूल्स में पढ़ते हैं, जिनके सवालात हैं, अगर मेरा आलिम, मेरा आज का सो कॉल्ड सूफी कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड ही नहीं करता और रिलीजियस नॉलेज भी अपडेट नहीं करता, तो मैं कैसे इंस्पायर कर सकता हूं। बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए, उसको रेलेवेंट होना चाहिए। अली अजवेरी उस दौर में तो रेलेवेंट थे ही थे, वो आज भी रेलेवेंट है। और हमने ऐसे सूफिया को, ऐसे उलमा को मेन स्ट्रीम करना है जो हमें नॉलेज को कोहेरेंट करके, जमा करके, सिंथेसाइज करके आज के सवालात के जवाब दे सकें। आज का सबसे बड़ा दीन के तबके में क्या सवाल है, जो लोग दीन पे रिसर्च कर रहे हैं, बच्चों का क्या सवाल है, बच्चे खुदा के वजूद पर सवाल कर रहे हैं। अली अजवेरी 1000 साल पहले उनका आंसर कर रहे हैं। अगर आप अली अजवेरी की थियोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल कॉन्वर्जेशन को पढ़ना शुरू कर दें, आपके बहुत से जवाबात जो आज आप सोच रहे हैं वो ऑन ऑटो आंसर होना शुरू हो जाते हैं। आई थिंक दिस नीड्स टू बी डन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फाज साहब, आपने जिस तरीके से रोशनी डाली है, खास तौर पर उनकी तालीमात पर, कश्फ के हवाले से जिस तरह से आपने बात की, आपका बहुत शुक्रिया। और वाकई अपने सूफिया कराम का रास्ता पकड़कर ही हम सीधे रास्ते पर चल सकते हैं, तो उससे दूर नहीं होना, उसके करीब होने की कोशिश करनी चाहिए। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। सेगमेंट माइंड मैटर्स शामिल करते हैं। वकार अहमद मलिक नदीम खावर से पूछ रहे हैं कि कला दरावड़ की एक तस्वीर है जिसे उतारने में 3 साल लगे, ऐसा क्यों हुआ, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज जो हमारे साथ माइंड बैठे हुए हैं, इनको प्यार से जो फोटोग्राफर्स का तबका है, यानी पाकिस्तान में जो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं, वो इनको उस्ताद जी कहते हैं, तो हम भी इनको उस्ताद जी कहेंगे। पाकिस्तान की जो खूबसूरतियाँ हैं, पाकिस्तान की अंदर जो लैंडस्केप, कल्चर, इसके हवाले से जो सबसे ज़बरदस्त काम किया वो फोटोग्राफर्स ने किया। आज दुनिया भर से जो लोग पाकिस्तान आते हैं उसमें एक्चुअली जो हिस्सा है वो फोटोग्राफर्स का है।
जिन्होंने पाकिस्तान के खूबसूरत इमेज जो है वो पोर्ट्रेट किया बाहर, और बगैर किसी उस तरह मुआवजे के, क्योंकि पाकिस्तान में लैंडस्केप फोटोग्राफी जो है उसके हवाले से कोई ज़्यादा यानी उसको हम मॉनिटरी वाले से कोई ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा बख्श होगी। इन लोगों के शौक़ थे, अपने अखराजात पे, अपने उस पर इन्होंने वो तस्वीर कशी की, पाकिस्तान की जो लैंडस्केप है वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई। उस्ताद जी जो है ये इसलिए उस्ताद जी कहलाते हैं क्योंकि ये इस हरावल दस्ते में शामिल हैं, यानी फ़ोटोग्राफर्स के उस तबके में या उन चंद में शामिल हैं जिन्होंने एक्चुअली बहुत, इनको 3-4 दहाइयाँ हो गई हैं ये काम करते हुए और पाकिस्तान की खूबसूरती को दुनिया को दिखाते हुए। नदीम खाबर साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद जी, मैं तो आपको उस्ताद जी कहूँगा। उस्ताद जी ये बताएं कि आपकी जो फोटोग्राफी है उसका आगाज़ कहाँ से हुआ? वैसे तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके मुख्तलिफ फ़नपारों पर बात हो और हर फ़नपारे के पीछे एक कहानी होती है। किसी भी क्रिएटिव और तख्लीकी शख्स, इतना आसान नहीं होता कोई फ़नपारा जो है उसको तख्लीक करना। तो हम इंडिविजुअल फ़नपारों पे भी आएंगे, लेकिन ओवरऑल आपकी जो फोटोग्राफी है वो कहाँ से, किस लैंडस्केप से स्टार्ट हुई थी? बेसिकली मैं 94 में अपने आप को एज ए फोटोग्राफर इंट्रोड्यूस करवाया गया, कमर्शियल काम करने शुरू किए, और उस वक्त से लेकर फिर मैं डिफरेंट प्लेसेस पे जाता रहा, लैंडस्केप के चक्कर में, माउंटेन्स में भी जाता रहा, कल्चर में भी काम करते रहे। लेकिन मेरे जो दिल में एक फ़ोटो फंसी थी वो थी ड्रावर फोर्ट। ठीक है। तो एक्चुअली मैंने किसी एक शख्स का फ़ोटो देखा और उसके किले की जो हैबत थी, उसकी हैयत थी, या उसका जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल था, उसके जो बादशाह थे, वैसे पहले मैंने कभी नहीं देखे थे, और वाकई वो बहुत डिफरेंट है। तो वो एक ऐसी फ़ोटो थी जिसको मैं चाहता था कि किसी तरीके से, किसी ऐसे एंगल से पकड़ूँ कि जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो या किसी ने किया ना हो। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब मैं वहाँ पे गया तो टोटली मैं उसको नहीं समझ पाया। फिर अगले साल गया, और यकीन करें मैं 3 साल मुसलसल जाता रहा, कभी कोई अच्छी फ़ोटो नहीं मिली। लेकिन मुझे वहाँ से इंफॉर्मेशन मिली कि कब वहाँ पे क्या हो सकता है। तो वहाँ पे एक जो बंदा था, बड़ा चैलेंज लाइट का होता है, लाइट का होता है चैलेंज डिफरेंट। देखें, बेसिक कंपोजिशन भी होती है ना, लाइट आप अच्छी ले लें, कंपोजिशन अच्छी नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, फोरग्राउंड नहीं है, तो आपकी फ़ोटो डेड होगी। सारे एलिमेंट मिलेंगे तो फिर जाके बात बनेगी। तो वहाँ पे एक ड्रावर उस वक्त इतना एस्टेब्लिश नहीं था, ये बात आज से कोई 20 साल पहले की। तो वहाँ पे एक चक्की थी जो कि आटा बनाती थी वो गंदम से, तो हम उसके पास जाके ठहरते होते थे। तो उस बंदे ने कहा, साईं एक दफ़ा इधर इतनी बारिश हुई, ये सारे तालाब भर गए और इसके अंदर किले की झलक नज़र आती थी। बस वो पॉइंट फंस गया दिमाग में। तो 4 साल के बाद मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि रोई में बहुत शदीद बारिशें हुई हैं, और जब मैंने ये खबर सुनी तो उसी वक्त हम रवाना हो गए। तो रात को वहाँ पे पहुँचे, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग जो थी, सुबह जब उठा हूँ तो जाके मैंने वो पॉइंट किया कि यहाँ से ये बेहतर बन सकती है। ये सूरज उगने से पहले की बात, यानी अभी जाके मैंने अपना मोर्चा लगा लिया। तो उस वक्त डिजिटल कैमरे तो नहीं थे, हमें कैमरा एडजस्ट करते भी कुछ टाइम लगता था, फिर एंगल ढूंढना। तो अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने जाके अपना पॉइंट बनाया और इंतज़ार में रहा कि कब जाके इस पर फर्स्ट लाइट आए, और फिर उसकी रिफ्लेक्शन जो थी वो जो आगे उसके तालाब था पानी का, किसी ज़माने में शायद वो पानी का तालाब इस्तेमाल में होता था जो, तो वो जब रिफ्लेक्शन बनी तो वो वाला जो फ़ोटो मैंने लिया, तो फिर मैंने सोचा कि माइट भी ये मेरा लैंडस्केप का पहला फ़ोटो है। और मैं अभी भी अपने दोस्तों को कहता हूँ कि कितने साल के बाद मैंने जो फ़ोटो बनाया और उसे मैं अपना पहला फ़ोटो कंसीडर करता हूँ। शायद आप लोग भी देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, उससे पहले वैसा फ़ोटो आपको कहीं नज़र भी नहीं आएगा। उस्ताद जी, इसका मतलब यही है ना कि जो इतना बड़ा अब नॉर्मली लोग तस्वीर देखते हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता। अब आपकी अगर किला द्रावड़ की ये वाली तस्वीर देखी जाए तो क्या किसी के वहमो गुमान में गुजरता है कि इतने साल लगे सिर्फ इस एक तस्वीर को बनाने में, वो तमाम एलिमेंट्स पूरे करने में, इतना तवील इंतज़ार कि एक बारिश होगी और उसके बाद ही वो तमाम एलिमेंट्स पूरे होंगे और उसका एक ऐसा फीचर या एक अनोखापन उसमें आएगा। तो ये कितना एक किसी भी फनपारे के पीछे कितनी लंबी, ये सारी आपकी डेडिकेशन है, आपके अंदर कितना जज्बा है, शौक़ है, जुनून है। बेसिकली होता तो यही है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो पहले किसी ने नहीं किया। यही डेडिकेशन आपको ये सारी स्ट्रगल कराती है। और हकीकत जाने कि मैं 3 साल, आपको मैं और भी फ़ोटोज़ दिखाऊंगा जो उसके बाद भी मैं जाके बहुत सारे फ़ोटोज़ किए हैं, लेकिन उसको आप कह लें कि वो संगे मील है, वो संगे मील। हाँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने देखा, फिर जाके स्ट्रगल भी की कि वैसा फ़ोटो बन जाए, लेकिन शायद नामुमकिन सा रहा है। उस्ताद जी, हम आपकी बाकी तस्वीरों में अगले सेगमेंट्स में बात करेंगे।
लेकिन मुझे आपसे ये बात करनी है कि बाकी जितने भी पाकिस्तान में बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं उनसे आप एक इनफरादियत भी आपके यहाँ है कि आपकी जो फोटोग्राफी उसमें जो लाइफ एक एलिमेंट है वो एक नेसेसरी एलिमेंट के तौर पे आपकी हर फोटो में तकरीबन हर दूसरी फोटो में शामिल होता है। यानी लाइफ को आप बहुत उसको तरजीह देते हैं, आप उसको आप कल्चर कह लें, उसको आप कुछ भी नाम दे दें, बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि उसके अंदर एक लाइफ जो है वो आपको नजर आती है। ये इंटेंशनली होता है। देखिए, दो चीज़ें, एक तो लाइफ को लेने का ये होता है कि आप जो भी एक लैंडस्केप बना रहे हैं उसमें आपको एक स्केल का एलिमेंट मिल जाता है, जो टेक्निकल एक बात है। लेकिन मेरी नज़र में स्केल से ज़्यादा हमारा कल्चर इतना खूबसूरत है कि अगर हम किसी हेरिटेज के सामने अपने कल्चर को भी साथ आपको अपने व्यूअर को दिखाते हैं तो वो डबल हो जाता है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बेहतर हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी ड्रावरफोर्ड में मैंने एक फ़ोटो, जो कि बहुत सालों के बाद उसके फिर मुझे चांस मिला, तो वहाँ से ऊँट जो हैं गुजर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ लोग हैं, अर्ली मॉर्निंग की लाइट है। फिर एक दफ़ा मैं वहाँ पे था तो वहाँ पे कुछ वो लोग जो अभी टूरिस्ट लोग जाना शुरू हो गए ना, तो फिर सुबह आके वो ऊँटों वाले बैठ जाते हैं। सर्दियों का मौसम था, उन्होंने वहाँ पे आग जलाई हुई थी तो वो आग उस गिर्द बैठे उसको वो ताप रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप मसलसल विज़िट करते रहते हैं तो आपको कहीं ना कभी ना कभी अपने मूड के मुताबिक मिल जाती है। और बेशुमार ऐसा होता है कि आप जाते हैं खाली आ जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नदीम खावर साहब से हम किसी अगले सेगमेंट में, क्योंकि इनकी जो फोटोग्राफी है वो कोई जो आप अगर हम लैंडस्केप को मौजू ही सिर्फ अपनाएं तो लैंडस्केप का मौजू डेजर्ट से लेके और पहाड़ों तक, और पहाड़ों के हवाले से जो नदीम खावर साहब ने फोटोग्राफी कर रखी है और एक एक एंगल, एक एक तस्वीर को लेने के पीछे जो एक इंतहाई इंसानी मुशक्क़त है, आप वो सुनकर हैरान हो जाएंगे। स्पेशली जो गिलगित बल्तिस्तान का इनका काम है, और फिर अगर हम साउथ की तरफ जाएं उसका काम है, वादी सून से लेके डिफरेंट जगहों पे नदीम खावर साहब का जो काम है वो बेसिकली क्या है कि वो जो तस्वीर है वो बोलती हुई तस्वीर है। और किसी भी तस्वीर में जो उसका एसेंस है, उसकी खूबसूरती होती है, वो ये होती है कि आप उससे बोर नहीं होते, आप उसको देखते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं। नदीम खावर साहब जो है उनकी फोटोग्राफी का ये खास है। अगले सेगमेंट में फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड 2025 का जिक्र करेंगे जिसमें पाकिस्तानी तलबा छा गए। जी हाँ, मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबलों में 1 तलाई, 1 चांदी और 2 कांसे के तमगे जीत लिए। मलेशिया में होने वाले इवेंट में चीन, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्किया, श्रीलंका, सऊदी अरब और कतर समेत 19 ममालिक की टीमों और मुबसरीन ने शिरकत की थी। और 30 जुलाई से 5 अगस्त तक होने वाले मुकाबलों में एबटाबाद के तैयब बुखारी ने गोल्ड मेडल और इस्लामाबाद के अम्मार असद वड़ाइच ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि इस्लामाबाद की रवा जावेद और झंग की तथीर आयमा नकवी ने ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम की है। पाकिस्तानी टीम की तरबियत पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज के माहिरीन ने की। और मजीद न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड 2025 में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले तैयब बुखारी और तथीर आयमा नकवी साथी मौजूद हैं। उनकी इस कामयाबी पर उन्हीं से बात करते हैं। बिल्कुल, तैयब और तथीर, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग और कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे पहले तैयब आपसे पूछते हैं, क्योंकि हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा वाज़े कर दें कि आपकी कैटेगरीज क्या थी। पहले तैयब आपसे पूछेंगे। हमारे ये एग्ज़ाम जो था ये न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन था, तो इसमें बस इस तरह से ही था कैटेगरीज। राइट। और तथहीर आपकी? जी हमारी भी सेम कैटेगरी थी। हम इंडिविजुअली थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल पेपर में अपेयर हुए थे। टीम 4 लोगों की थी, लेकिन हम इंडिविजुअल एक पेपर में अपेयर हुए थे। ठीक है। अच्छा तैयब, आप बताएं कि इस ओलंपियाड में जो मुकाबले हैं वो किस नौयत के हुए? कोई प्रोजेक्ट था वो आप लोगों ने वहाँ पे अपना डिस्प्ले करना था, और जिस तरह से तथीर ने बताया कि कुछ थ्योरेटिकल भी था, और उस हवाले से भी ज़रा बताइएगा। ये जो टिपिकल जो होती है इंटरनेशनल ओलंपियाड्स, उसमें 2 एग्जाम्स तकरीबन टिपिकली लिए जाते हैं, प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल। तो ये भी इसी तरह एक एकेडमिक ओलंपियाड है न्यूक्लियर साइंस की। तो इसके एक हुआ था थियोरेटिकल एग्जाम और एक प्रैक्टिकल एग्जाम। उसमें तकरीबन 19 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और वी वर वन ऑफ देम एंड वी पार्टिसिपेटेड एज वेल। अच्छा तथहीर, आप बताइएगा कि ये किस नौयत के मुकाबले होते हैं, क्योंकि इसे स्पेसिफाई किया गया है न्यूक्लियर साइंस के हवाले से।
जी, न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन एजेंसी स्पॉन्सर करती है और इसमें हमारे 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक थियोरेटिकल होता है और एक एक्सपेरिमेंटल होता है। एक्चुअली हम इस वक्त कॉलेज लेवल में होते हैं, तो ये कॉलेज लेवल से थोड़ा अपर होता है, तो हमें इसके लिए प्यास यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ, तो वहाँ पर हमारे कैंप्स होते हैं और हमें वहाँ प्रोफेसर ट्रेन करते हैं और उसके बाद वो ट्रेनिंग के बाद हमने इन ओलंपियाड्स में अपेयर होना होता है और थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल पेपर के बाद हमें मेडल्स दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तैयब, आप बताएं कि इस तरह के जो ओलंपियाड्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट कैसे किया जाता है? क्या खुद से अप्लाई किया जाता है या फिर जिस इदारे से, जिस इंस्टीट्यूट से आप वाबस्ता होते हैं उसकी तरफ से आपका नाम जो है वो भेजा जाता है? अच्छा, इसके लिए HEC और प्यास ने एक जॉइंट प्रोग्राम बनाया है, स्टेम करियर्स प्रोग्राम। वो उसका एक ओपन एग्ज़ाम होता है जिसमें आप अपनी फील्ड सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें पूरे पाकिस्तान से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और फिर उन्हें सेलेक्ट किया जाता है टॉप 50 को। तो उसमें से फिर आगे और सिलेक्शन होती हैं उधर प्यास में और एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे और सिलेक्शन होती है और फिर और उन्हें फिल्टर किया जाता है बच्चों को। और इस तरह से 4-5-6 बच्चे सेलेक्ट होते हैं हर एग्ज़ाम के लिए, एक टीम पूरी। राइट। तो तथहीर, आप बताइएगा, 19 ममालिक की जो हैं वो स्टूडेंट्स मौजूद थे वहाँ पर और वो इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे थे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी टैलेंट, क्योंकि हम अब देख रहे हैं कि आप ब्रॉन्ज मेडल आई हैं, जो तैयब हैं वो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, पाकिस्तानी टैलेंट कहाँ पर खड़ा हुआ आपको इस वक्त नजर आ रहा है? एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग होता है और मुश्किल भी होता है कि 19 कंट्रीज़ के साथ compete करना। जापान और कोरिया और सिंगापुर जैसे कंट्रीज़, वहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम डेफिनेटली पाकिस्तान से बहुत अच्छा होता है और उनके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं हमसे, लेकिन पाकिस्तान भी कुछ कहीं पीछे नहीं है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और प्यास ने हमारी ट्रेनिंग की और उसके बाद हम वहाँ अपेयर हुए। डेफिनेटली हमें भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क पुट करना पड़ा यहाँ पर, लेकिन हमने अच्छा परफॉर्म किया और ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी टैलेंट दुनिया में किसी भी कंट्री से पीछे नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो ये बताएं कि कितनी देर और कितने मंथ्स की प्रिपरेशन थी इस ओलंपियाड के लिए आपकी? ये प्रोग्राम तकरीबन एक्सटेंड पूरा तो हुआ था तकरीबन 6 मंथ्स के लिए, लेकिन जो हमारी स्पेसिफिक इस टीम की जो ट्रेनिंग हुई थी वो 1.5 मंथ्स के लिए हुई थी प्यास के ही अंदर। तो उधर हमें 1.5 मंथ्स के लिए MS फिजिक्स तकरीबन और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाई गई बेसिकली, और हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई गई क्वेश्चन आंसर्स की और एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स में बना के दिए गए कि हम एक्सपेरिमेंट्स भी प्रैक्टिस करें। तो इट वाज वेरी वेल मेड बाय प्यास एंड PAEC, देयर कोलैबोरेशन वाज रियली गुड। राइट। तो तथहीर, आप बताइएगा कितने ज़रूरी होते हैं ये मुकाबले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अब स्कूल एसोसिएशन के लोग हैं वो कहना शुरू हो गए हैं कि हमारे तलबा के जो ग्रेड्स हैं वो गिरने लगे हैं और उनके ग्रेड्स को बचाने के लिए बहुत सारे इकदाम वो अपनी जगह पर कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह के मुकाबले कितनी अहमियत रखते हैं उन ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए? एक्चुअली ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के साथ साथ ये आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। एक्चुअली ये कॉलेज लेवल और ग्रेड लेवल से बहुत मतलब ऊपर की चीज़ होती है, तो आपको अपने ग्रेड्स को साथ लेकर चलते हुए इन चीज़ों को मैनेज करना होता है और इसको साथ लेकर चलना होता है। और ये साबित करते हैं कि आप पाकिस्तान के बाकी बच्चों से जो कि सिर्फ ग्रेड्स और नंबर्स के पीछे हैं, उसके साथ साथ इन चीज़ों को लेकर भी आगे चल सकते हैं। तो डेफिनेटली ग्रेड्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ जो कि आपके अंदर का टैलेंट बाहर लेकर आती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप बताइए कि इस तरह के जो मुकाबले होते हैं या ओलंपियाड, इसमें पार्टिसिपेट करने से कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा बढ़ता है? जिस तरह से तहतीर बात कर रही हैं कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें आपको बड़ा बूस्ट मिलता है और ख़ासतौर पर आपको कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, तो आपके ख्याल में कैसा है? तो पहली तो बात ये कि ये मेडल्स जो हैं दे ओपन अप वेरी मेनी डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। इससे बहुत फ़ायदा होता है आपकी CV रेज्यूमे में, आपको जो नज़र आते हैं फ़ायदे, तो यही चीज़ आपकी हौसला अफजाई करती है, यही चीज़ आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा लाती है। तो द डोर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ये है कि यानी कि हर साल जो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड उनमें पाकिस्तान के जो बच्चे जाते हैं, इसी तरह के ही बच्चे जाते हैं जो ओलंपियाड्स में मेडल्स और हाई अचीवर्स होते हैं, इस तरह से। राइट। तो अब मेडल्स लेकर आप दोनों आए हैं, तो तथहीर घर वालों का क्या रिएक्शन था? ऑफ कोर्स वो बहुत खुश थे और
माई पेरेंट्स दे आर प्राउड ऑफ मी, और डेफिनेटली आपको बहुत खुशी होती है जब आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हो, तो सब बहुत खुश थे। तैयब आपका होना भी है और हम सब बड़े खुश हैं, तो घर वाले तो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, हम बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं आप लोगों पर। तैयब आप बताइए क्या रिएक्शन था फैमिली का आपकी, और आगे कोई है ओलंपियाड ऐसा जिसमें पार्टिसिपेशन के लिए आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं? पहले तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा था, फिर बहुत खुशी हुई उन्हें, बहुत। ऐसा क्या करते थे आप जो उनको यकीन नहीं आ रहा? बस असल में पाकिस्तान का मेरे ख्याल से पहली दफ़ा गोल्ड आए पाकिस्तान की एकेडमिक ओलंपियाड्स में, और ये 2 इस साल आए हैं, तो दे वर रियली शॉक्ड, दे वर शॉक्ड, रियली क्वाइट शॉक्ड एंड रियली क्वाइट हैप्पी। और जो आगे जो मैं प्लान कर रहा हूँ, तो आगे यूनिवर्सिटी में जो कॉम्पिटिशन्स आते हैं उनमें से एक है यूनिवर्सिटी फिजिक्स, तो उसमें पार्टिसिपेट करने का सोच रहा हूँ, और पटना भी एक होता है उसमें भी। राइट तो तैयब, तदहीर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। तो जनाब देखें, ये हमारा टैलेंट है, ये हमारे बच्चे हैं जो देखें मलेशिया जाकर अपना नाम बुलंद करते हैं, पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त नाम बुलंद किया जा रहा है, और सिर्फ खेल में ही नहीं बल्कि पढ़ाई में भी ये सबसे आगे। ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और आज है जुम्मा। जुम्मे के रोज हम आपको अपने फ्लैगशिप शो कारवां सराय की कुछ झलकियां भी दिखाया करते हैं। इस बार के कारवां सराय में तारड़ साहब बात कर रहे हैं, मुगीस रियाज एक आर्टिस्ट हैं, उनके फनपारों के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, कुछ झलकियां देखते हैं। पिछले दिनों मैंने एक नुमाइश की कुछ कवरेज देखी और मुझे इकरार करना चाहिए कि मैं मुगीस रियाज को तब तक ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन उनके काम से मैं बहुत मुतासर हुआ, और उनमें बुनियादी जो तस्वीर जिन्होंने मुझे फैसिनेट किया वो दरियाए रावी की थी। मेरे लिए बड़ी एक था कि ये रावी पे ये बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, जो उस्ताद अल्लाह बख्श को जानते हैं, क्योंकि उस वक्त मैं भी अभी स्टूडेंट ही एक किस्म था, लेकिन मैं अल्लाह बख्श को जानता क्योंकि मैं पढ़ा हुआ था। तो ये बुजुर्ग चले गए, विद इन 2 मिनट्स के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इनसे कुछ पूछता, मैं उठाऊँ अपना पेंटिंग छोड़ के और उनके पीछे भागाऊँ, देखूँ कहाँ गए हैं वो, लेकिन मुझे नज़र नहीं आए। 2-3 मैं बड़ा हैरान था कि एक बुजुर्ग बंदा 2-3 मिनट में कैसे गायब हो सकता है। तो लाहौर को गुलाम मुस्तफा ने भी बहुत ज़्यादा पेंट किया, और उसकी एक ख़ास जो चीज़ स्पेशलिटी कि मस्जिद वज़ीर ख़ान को सामने एक बालकनी थी, वहाँ पे बैठ के उसने पेंट किया, चुनांकि वो बालकनी पेंटिंग कहलाती है। मैं मुगीस को एडमायर करता हूँ कि इनको दोनों सब्जेक्ट जो है वो मुश्किल थे पेंट के ज़रिए दिखाने। अब इनकी भैंसें देखे तो लगता है कि ये दूध देने वाली है, मतलब इतनी ओरिजिनल लगती है। और कव्वा इटसेल्फ, जिसका भैंस का मैंने बताया, हमारी रोमानवी दास्तानों में उसका तज़किरा, इस तरह कव्वा भी, यानी आज से 4000 साल पहले एक बोल है द्राविडियन लैंग्वेज का कि अगर कव्वा मेरे सेन की दीवार पर आ बैठे तो उसका मतलब है कि महबूब आ रहा है, और मैं उसको घी की चूरी खिलाऊंगी और उसके पाँव में झांझरें डालूंगी। तो देखना ना भूलिएगा इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पर। जी हाँ जनाब, जाते जाते हम आपसे इजाज़त तो चाहेंगे, लेकिन एक और चीज़ जिसको मैं कहना ज़रूरी समझती हूँ ये कि 800 के करीब रत्ती गली में हमारे सयाह कुछ फंसे हुए हैं, तो उनके लिए इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और हम उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से वो भी अपने घरों को लौटें। और क्योंकि वीकेंड है और छुट्टियाँ एक्सटेंड हो गई है बच्चों की, तो ज़रूर आप लोग भी प्लान कर रहे होंगे नॉर्दर्न एरियाज़ का, तो प्लीज़ ट्रैवल करने से पहले महकमा मौसमियात की जो एडवाइजरी है उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात अब पीर को होगी, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।